हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज, जिसमें हम उन बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल थ्योरम। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आपकी फिजिक्स में। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ये जरूर पढ़ना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होती है आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज ये क्लास। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें पहला पॉइंट रहेगा पॉइंट, है ना। पहली डेफिनेशन किसकी रहेगी? पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे मार्क लगा दूँ ए, ये बी, ये मान लो एक्स, और मान लो ये लगा दिया मैंने पी। अब आपसे अगर इस बोर्ड पे जो प्लेन है इसमें मैं पूछूं कि बेटा बी कहाँ है, तो आप देखो बी को, इस मार्क को देख के बताओगे बी यहाँ है। ए की पोजीशन कहाँ है? ये है। एक्स की पोजीशन कहाँ है? ये है। पी की पोजीशन कहाँ है? ये। तो ये पॉइंट जो है, ये जो लगा रखा है आपने एक मार्क, ये हमें क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है कि इसकी बी, ए, एक्स, पी, यानी अलग अलग जो आपके बॉडी है, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है आपका ए, पी, बी, एक्स, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बताने का काम कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट एक ऐसा मार्क होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने वाला मार्क जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने वाला जो मार्क है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? इट हैज़ नो डायमेंशंस। कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई डायमेंशन नहीं है मतलब इसकी ना तो लेंथ होगी, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। देखिए इसके कुछ भी डायमेंशन नहीं है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं है, फिर भी इसका एग्जिस्टेंस है ना। तो ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस इसका मतलब इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, मतलब ना लेंथ होती है इसके अंदर, ना ब्रेड्थ होती है, और एक ना ही हाइट होती है इसके अंदर। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट। इसके बाद जो हमारा आएगा अगला, वो आएगा लाइन। अब लाइन क्या है? लाइन आती है आपके दिमाग में, आती है एक सीधी, आपने लाइन जो ड्रॉ करी होती है आपके पेज में या आपकी नोटबुक में, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको देखो, ये मान लो एक लाइन है ना। अब लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप देखोगे कि लाइन में सिर्फ एक ही डायमेंशन है। एक ही डायमेंशन मतलब ये लंबाई है इसके अंदर थिकनेस नहीं है, यानी ब्रीथ और हाइट नहीं है। केवल क्या है बच्चों? केवल क्या है? एक सिंगल डायमेंशन है। तो मैं इसकी लाइन की डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इट इज ए यूनिडायमेंशन, यूनि मतलब सिंगल, यूनिडायमेंशनल या यूनिडायमेंशन फिगर, एक यूनिडायमेंशन फिगर है विच इज स्ट्रेट एंड कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स एंडलेसली, दोनों तरफ एंडलेसली इसको खींचा जा सकता है, उससे हम लाइन कहते हैं। क्या बताया कि यूनिडायमेंशन फिगर है। यूनिडायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है। इसको आप ऐसा खड़ा करके हाइट भी बोल सकते हो, पर डायमेंशन एक ही होगी इसकी, ठीक है। आप इसको ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, यानी एक ऐसी डायमेंशन है, यूनिडायमेंशनल फिगर है, जिसको जो कि स्ट्रेट होती है और इसको दोनों तरफ जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? इसको डिनोट करने का तरीका होता है ए बी, और इसके ऊपर ऐसे हम दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ये एरो में बताते हैं कि हम इसको दोनों तरफ खींच सकते हैं। क्लियर बात? तो इसके पास क्या होता है? इट हैज ओनली लेंथ। अब वो लेंथ को आप हाइट, ब्रीथ या कुछ भी बोल सकते हो, पर एक वो लेंथ ही होती है। दूसरा, इसको क्या आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। ये पेपर पे ड्रॉ नहीं होती, ये एक पेपर पर केवल रिप्रेजेंट हो सकती है। रिप्रेजेंट करता मतलब हम दिखा सकते हैं कि कैसे बनती है, जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ बोर्ड पे। क्योंकि लाइन है तो उसको कितना भी खींच सकते हो, आप जितना भी खींच पाओगे तो इस पे बोर्ड पे आएगी नहीं, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? इट कैन नॉट बी
इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर एंड कैन ओनली रिप्रेजेंटेड, केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कैन ओनली रिप्रेजेंटेड, केवल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लेंथ एंडलेस है, असीमित है। क्लियर है? फटाफट नोट करिए। ओके, पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे आप, लाइंस के बाद आएगा हमारा अगला जो टर्म आएगा, वो आएगा लाइन सेगमेंट। क्या आएगा बच्चों? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में देखो, लाइन तो आप समझ गए, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है बच्चों पार्ट। क्या होता है? पार्ट या फिर सेक्शन, यानी खंड, हिस्सा, किसी का टुकड़ा, है ना। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, यानी पार्ट। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? ये सेगमेंट है किसका? लाइन का। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन which have two fixed end points। ये है तो लाइन का एक टुकड़ा, लेकिन इस लाइन के टुकड़े के दोनों पॉइंट जो है, दोनों एंड पॉइंट जो हैं, यानी अगर एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है और मैंने इसे एक लाइन खींच रखी है, इन दोनों को जोड़कर जो लाइन बनी है इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये किसी लाइन का टुकड़ा है। और देखो इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं, दोनों पॉइंट फिक्स हैं। अगर एरो लगा होता दोनों तरफ तो ये लाइन होती, अब एरो नहीं लगाया तो ये लाइन सेगमेंट है। तो ध्यान समझ में आया? तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी। अब हमसे कोई पूछे क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इजीली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये होता है। क्लियर है? अब तीसरा आता है बच्चों हमारा रे। क्या आता है बच्चों? रे। रे क्या होता है? रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन which is fixed at one point and another point can extended endlessly। एक पॉइंट तो इसका फिक्स है, पर दूसरा पॉइंट इसका कैसा है? दूसरा पॉइंट कैसा है बच्चों? एक्सटेंड किया जा सकता है एंडलेसली। जैसे मैं बना दूं कि एक पॉइंट मैंने कर दिया फिक्स और दूसरा पॉइंट एंडलेसली, इसका नाम ए और ये बी, यानी इस रे का नाम क्या है? ए बी। और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सिंपल सा है। जैसे आप देखो रे कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं। तो आप देखो जहाँ से सन से रे चलती है वो पॉइंट तो फिक्स है। अब रे आगे बढ़ती चली जाती है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो रे तो अपने रास्ते में सीधी चली जाती है। तो इसलिए रे क्या है? एक तरफ तो फिक्स है और दूसरी तरफ जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकती है, जैसे कि सन से आने वाली रेज। उसी को लेकर ये टर्म बनाया गया है। तो ये आपके तीन हो गए पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और सबसे पहला पॉइंट। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी बहुत सारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो आपने सीखा कि लाइन सेगमेंट क्या है? ये पार्ट ऑफ लाइन है जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। फिर आपने देखा रे क्या होती है? रे एक ऐसा पार्ट है लाइन का जिसमें एक पॉइंट तो होता है फिक्स और दूसरा पॉइंट होता है बच्चों एंडलेसली एक्सटेंडेड कर सकते हैं उसको। क्लियर है? ये हो गई हमारे। अब देखो ये जो लाइन है, और कौन कौन सी लाइन होती है? जैसे मान लो कि आपके पास एक वर्ड आएगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी लाइन से लेता हूँ? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? ध्यान से देखिए कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट करें या कट करें, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, if two lines intersect each other at a point, these are known as intersecting lines। तो उन्हें क्या कहते हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, यानी ए बी ने क्या किया, सी डी को क्या कर दिया, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, मतलब काटा। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन कैसी हैं, एक दूसरे के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। और जिस पॉइंट पे ये काटेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटर, जिस पॉइंट पे काटें उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप समझ गए कि ये कौन सी लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को उन्होंने कट किया है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्लियर है। फिर इसके बाद आती है हमारी एक और लाइन जिसका नाम है कॉन्करेंट लाइंस। एक और टाइप है लाइंस का, कॉन्करेंट लाइंस। क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लो अपन ने क्या किया, दो लाइन, अभी दो लाइनें काट रही थी तो अपन ने इसको ऐसे बनाया था। अब मैंने क्या किया, जिस लाइन पे इन्होंने काटा उसी से एक और लाइन निकाल दी, एक और लाइन निकाल दी। एक ही पॉइंट से देखो, एक दो से ज़्यादा हो रही हैं। अगर दो होती तो मैंने क्या बोला था उनको, इंटरसेक्टिंग। अब दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा लाइन है, एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, इफ टू और मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट देन दे आर नॉन एज कॉन्करेंट लाइन्स। क्या कहते हैं उनको, कॉन्करेंट लाइन्स। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इफ मोर देन टू लाइन्स intersect each other at a single point then they are known as concurrent lines। concurrent lines क्या कहते हैं इनको, concurrent lines कहते हैं। और जिस पॉइंट पे इसने काटा इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्यों रखा कॉन्करेंस, क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस है तो इसका नाम पॉइंट कॉन्करेंट लाइन क्यों रख दिया, क्यों रख दिया बेटा, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता इस पॉइंट पे कौन सी लाइन करंट मार के गई है ना, कौन सी लाइन करंट मार के गई है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। जब एक ही पॉइंट पर दो से ज़्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम अगली लाइन की प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम है बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, देखो बच्चों, मान लो कोई भी दो लाइनें हैं, एक ये मान लो और एक ये लाइन है। अब इन दोनों लाइनों को एक तीसरी लाइन काट के चली जाए अलग अलग पॉइंट पे, क्या हो सकता था, यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता था, ये तो कॉन्करेंट हो गया। लेकिन इसने दोनों ही लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काटा है, इसलिए ये जो लाइन है जिसने काटा है इन दोनों को उसे हम कहते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इन सब का यूज है, आगे सबका यूज है, सबको बताऊंगा क्या पे किसका यूज हो रहा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है हमारी, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट मतलब काटती है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लो यहाँ पे एक लाइन और ऐसी हो तो दो हो या दो से ज़्यादा हो, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, है ना, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स then this line is known as ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटती है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। बात करते हैं अगली लाइन की, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। क्या नाम है, पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं,
कि मान लो आपके पास ऐसे दो लाइनें हैं, एक ये इसका नाम है ए बी और एक दूसरी लाइन है ये सी डी। अब मान लो इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ इनके बीच का, क्या देखूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ मान लो कुछ भी है 2 सेंटीमीटर है मान लो, और यहाँ भी मान लो कितना है 2 सेंटीमीटर है। मैं हर जगह देख रहा हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो लाइनें हों और दोनों लाइनों के हर पॉइंट के बीच का हर पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसी हो बच्चों, इक्वल हो। कैसी हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 और मोर देन 2 लाइंस, 2 और मोर देन 2 लाइंस having equal perpendicular distance at each point, then they are known as parallel lines। पैरेलल लाइंस क्या कहते हैं उनको, पैरेलल लाइंस कहते हैं। कैसे डिनोट करते हैं पैरेलल लाइंस को, यहाँ ए बी पैरेलल सी डी, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी पैरेलल सी डी। ये नोटेशन करने का तरीका है पैरेलल का साइन, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार जगह मिलेगा आपको पैरेलल का साइन इस तरीके से लिखा हुआ, आप इस देख के समझ जाएंगे क्या ये पैरेलल का साइन है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, ट्रेन की जो रेल्स होती हैं, है ना, जो रेल्स यानी जो पटरी पे जिस पे दौड़ती है ट्रेन, वो देखो आप, वो कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन उनके बीच का गैप जो है वो हमेशा दोनों कैसा रहता है, सेम रहता है। तो वो जो रेल्स हैं वो कैसी हैं आपकी, पैरेलल हैं। आपकी सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ियाँ जो होती हैं ऐसे, है ना, ये भी कैसी होती हैं, पैरेलल, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो। लेकिन कभी सीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो मतलब ऐसी सीढ़ी है ना, किसी अच्छे कारपेंटर ने नहीं बनाई है, तो वो क्या है, वो पैरेलल है क्या, नहीं, वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो दोनों के बीच की, वो कैसी हो बच्चों, सेम हो, हर जगह हर पॉइंट पे सेम हो, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा, ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो कहीं ऐसा बनाओ ना, अगर ऐसे ए बी और यहाँ देखो ये इतना सा सी डी, तो क्या ये पैरेलल है, तब भी पैरेलल है। अब ऐसे मत सोचना कि सर ये छोटी है ये बड़ी है, अरे जहाँ तक भी है वहाँ तक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, तो भी ये पैरेलल लाइन है। क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं बात परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन, if one line makes an angle of 90 degree on the other line, then they are mutually perpendicular to each other। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि एक लाइन ये है आपकी ए बी, इसमें मैंने दूसरी एक ऐसे खींच दी लाइन, इसका नाम मान लो पी क्यू, क्या मान लो पी क्यू, और यहाँ पर एंगल कितना है 90, कितना है 90। तो इस केस में पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, और ए बी किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, साइन देख लो परपेंडिकुलर का कैसा होता है, ये वाला, ये लिखा हुआ मिलेगा बहुत बार आपको, और पैरेलल का मैंने क्या बताया, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइंस के बारे में सारी नॉलेज, कि लाइंस कौन कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार की लाइंस होती हैं, ये सारी आपको याद रखनी है लाइंस। ठीक है, सारी लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो जब एंगल की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इन सारे एंगल्स की बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इनका, तो सारी लाइनें आप याद रखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।